अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स है उनको हमने स्टार्ट लिया हुआ था और आज हम उनके आयनाइजेशन एनर्जी में किस तरह वो ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में फॉलो करते हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है, पहले इसको समझते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स टू प्रोड्यूस मोनो पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एटम है X और वो गैसियस स्टेट में है और इसकी जो अमाउंट है वो है 1 मोल। अब इस 1 मोल गैसियस एटम से जो इसका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को मैं कहता हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 281 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन जो 3s1 कन्फिगुरेशन है। अब इसका जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में है, न्यूक्लियस से फार्दर है, दूर है न्यूक्लियस से। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करेंगे तो Na+ बनेगा। अब अगर इसी सोडियम के हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल गैसियस एटम्स की बात करें, तो इसको 1 मोल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको चाहिए 496 किलो जूल पर मोल। पर मोल यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात होगी तो पर मोल हम बात करेंगे, इसलिए डेफिनेशन में हमने लिखा है कि सबसे बाहर वाला सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन गैसियस एटम का, उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया और दूसरा हम रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 3s2। अब इससे जब हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो Mg+1 बन जाएगा। उसके लिए 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। अब अगर इसी मोनो पॉजिटिव आयन से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये तो S1 है, 3s1 है। अब इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो S1 भी निकल जाएगा, ये आ जाएगा Mg+2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो इसके लिए 1450 किलो जूल पर मोल। इसी तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करते जाते हैं उतनी ही अमाउंट में एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इस पर बढ़ेगा, इसका साइज जो है वो डिक्रीज होगा। ओके, अब आयनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी, सेकंड जो है वो कम होगी थर्ड से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते जाएंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वो मुश्किल हो जाएगा। कौन से ऐसे फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी पर वो इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियर चार्ज है। इफ द न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली बाय द न्यूक्लियस एंड हेंस आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर। अगर न्यूक्लियस का चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स पर वो ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है, तो इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा मजबूती से वो पकड़ेंगे, जिसकी वजह से इस लूजली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वो मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ये कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। इससे आप MCQ इस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स लेसर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। जितने शेल्स जो है उसकी तादाद इंक्रीज होगी उतना बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, जितना वो दूर होगा उतना उस पर न्यूक्लियर चार्ज वो कम पड़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है उस पर कम पड़ेगी। मतलब ये कि ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स लेसर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड जो फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट।
ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ रहा है, सब इलेक्ट्रॉन्स पर ये न्यूक्लियर चार्ज पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले हैं ये इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करता है। किस चीज़ से? न्यूक्लियर चार्ज से। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है पहले इसके रेंज में यही शेल आता है, फिर यही आता है, फिर यही बाहर वाला आता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन शील्डिंग ज़्यादा होगी, इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। तो ये भी एक फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऑर्बिटल टाइप भी इंपॉर्टेंट है। एस पी में है, डी में है इलेक्ट्रॉन या एफ में है। फॉर एग्जांपल एस इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल जो है उसका साइज जो है स्मॉलर है, वो न्यूक्लियस के करीब है, तो उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू पी, और एज कंपेयर टू डी, और एफ जो है वो बहुत दूर है। तो ये भी एक फैक्टर है ऑर्बिटल टाइप। थर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ वन, कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स जो है वो स्टेबल होते हैं, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ये चीज़ें पढ़ी हुई है। अब आते हैं थर्ड पीरियड पर, कि थर्ड पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। थर्ड पीरियड जो एलिमेंट्स है वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। अब आयनाइजेशन एनर्जी जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो जनरल ट्रेंड ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। किस तरह न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है? इसमें भी 3 शेल हैं, इसमें भी 3 शेल है, यहाँ पर भी, सब में 3 शेल है। लेकिन जैसे जैसे हम जाते हैं, सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सेम ही 3 शेल में, सेम ही थर्ड शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, और जो साइज है, एटॉमिक रेडियस है, जिस तरह पिछली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और साइज भी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से जनरल ट्रेंड यही है। तो अगर जो पीरियड नंबर थर्ड एलिमेंट्स है उनको हम देखिए सोडियम की ज़्यादा है, मैग्नीशियम से कम है, मैग्नीशियम इंक्रीज हो रहा है, फिर सिलिकॉन इंक्रीज हो रहा है, फास्फोरस इस तरह ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें 2 एक्सेप्शंस है। मैग्नीशियम के केस में अगरचे मैग्नीशियम जो है पहले आता है, एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम की कम होनी चाहिए, और एल्यूमिनियम की फिर ज़्यादा, सिलिकॉन ये तो ठीक है, फिर फास्फोरस लेकिन ज़्यादा इंक्रीज आया है, सल्फर की फिर कम है, ये ज़्यादा होनी चाहिए, फास्फोरस की ज़्यादा है। तो ये 2 एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये दोनों एक्सेप्शन है। मैग्नीशियम की ग्रेटर है एल्यूमिनियम से। क्यों? अगरचे ये कम होनी चाहिए थी अगर जनरल ट्रेंड को हम देखें, क्योंकि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2, 12 इसका एटॉमिक नंबर है, और ये कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स है, कंप्लीटली फील्ड है। इस जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों जो है वो ऑक्युपाई किए गए हैं यहाँ पर s ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है। जबकि एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें वो है 3s2 3p1, ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है और यहाँ में वो p में है। s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वो मुश्किल है एज कंपेयर टू p। 3p जो है वो हाइयर इन एनर्जी सब शेल है और इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है एज कंपेयर टू 3s। इस वजह से मैग्नीशियम जो है वो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन आप देखें, फास्फोरस की सल्फर से ज़्यादा है, अगरचे सल्फर जो है बाद में आता है, फास्फोरस पहले आता है, सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? यहाँ पर भी यही मामला है कि फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो p3 है 1 2 3, और जो सल्फर है इसकी p4 है, 2 यहाँ पर 1 और 1।
इस वजह से हम कहते हैं कि फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल है एज कंपेयर टू सल्फर। फास्फोरस के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। दूसरी बात ये कि सल्फर जो है इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर सारे के सारे अनपेयर्ड है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मौजूद होते हैं सो रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट्स बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉजेज अनस्टेबिलिटी। तो ये दो एक्सेप्शंस है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा एमसीक्यूज इससे इस तरह के आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑर्बिटल और ये चीज़ें। या आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि ट्रेंड ऑर्डर बताए, सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ये करेक्ट है, या सोडियम लेस देन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इस तरह। तो इसमें आपने इन चीज़ों का वो ख्याल रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स।